हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं लेके आया हूं आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो। कुछ वीडियोस मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन में बताता हूं। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये स्पेशली मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो वोकेशनल सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, उसके ऊपर मैंने आज का लेक्चर तैयार किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछला जो लेक्चर तैयार किया था वो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, तो जो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की फर्स्ट यूनिट थी उसका मैंने आपको वीडियो लेक्चर तैयार किया था। तो आपको जो पोषण और आहारिकी का जो पेपर है वोकेशनल सब्जेक्ट में, तो उसमें टोटल आपकी 3 यूनिट्स है। तो 3 यूनिट्स में से पहली यूनिट का मैं आपको पहले ही एक लेक्चर तैयार करके दे चुका हूँ। वो लेक्चर आप मेरा देख सकते हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की, या फिर मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर भी कर दूंगा। तो टोटल 3 यूनिट है, तो तीनों यूनिट आपकी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो मैंने एक एक लेक्चर में आपकी वो यूनिट्स को कवर अप किया है ताकि आप लोग जो है आपका पोषण और आहारिकी का जो विषय है जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट में अगर आपने लिया है तो उसमें आपको ये पढ़ने में उपयोगी साबित हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में आपके सिलेबस का आपको मालूम भी हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी रहेगी। इसी तरीके से मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है वीडियो लेक्चर्स लाता रहता हूँ, तो उनको भी आप जाकर के देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वोकेशनल सब्जेक्ट, आपका जो न्यूट्रिशन और डाइटिक्स जिनने लिया है उनके लिए होने वाला है। मैं आने वाले समय में आपको जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस तरीके से और भी जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उनके लिए भी आपको वीडियो लेक्चर लाने वाला हूँ, तो इसलिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। तो आपका जो ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का वोकेशनल सब्जेक्ट न्यूट्रिशन डाइटिक्स का जो सेकंड यूनिट है वो काय के ऊपर आधारित है। वो सेकंड यूनिट आपकी आधारित है आरडीए और साथ में मील प्लानिंग के ऊपर। तो आरडीए क्या होता है और मील प्लानिंग क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो आरडीए की अगर हम बात करें तो आरडीए को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर इंडियंस, जो कि आईसीएमआर मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली के द्वारा दिया गया है। तो आईसीएमआर ने क्या करा है, आईसीएमआर ने जो एक अनुशंसित आहार की जो मात्राएं हैं, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है, कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके लिए कौन कौन से आहार की उसको जरूरत होती है, किस किस तरीके के उसको पोषण की आवश्यकता होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो चीज है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। तो आरडीए जो रहता है ये किसी विशेष वर्ग या फिर अपन कह सकते हैं किसी विशेष लिंग, मतलब कि जैसे कि आपका मेल है, फीमेल है, फिर मेल फीमेल के बाद में फिर चाइल्ड है, कि भाई वो मैच्योर है, कि वो ओल्ड एजर्स हैं। तो अलग अलग जो लोग होते हैं उनके जो बॉडी के अनुसार उनको किस तरीके का पोषण जो है प्राप्त होना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त होना चाहिए वो आरडीए के द्वारा निर्धारित किया है। तो आरडीए जो किसने दिया है, आरडीए को दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जिसके लिए जिसका मतलब होता है भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार मात्राएं, मतलब कि एक मात्राएं बताई है कि भाई आपके जो पोषण स्तर है आपका, आपको कितने मात्रा में विटामिन मिलना चाहिए, आपकी बॉडी को कितनी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलना चाहिए, कितनी मात्रा में आपको फैट्स मिलना चाहिए। तो ये सब मात्राएं अगर अपन पर्टिकुलर अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग मेल फीमेल, उसके बाद में आपका जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं, उनके हिसाब से अलग अलग मात्राओं को परिलक्षित किया गया है, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि भाई अपनी पर्टिकुलर डाइट अपनी कितनी होनी चाहिए जिसके हिसाब से अपन स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसका मेन मुद्दा क्या है, मेन बिंदु क्या है, तो सबसे पहला बिंदु तो यह है कि पोषण लक्ष्य। तो आरडीए किसी पोषक तत्व की वह मात्रा जो अधिकांश स्वस्थ लोगों को पर्याप्त पोषण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। तो मतलब आरडीए क्या होती है कि इसका जो है मेन उद्देश्य क्या होता है कि पोषक लक्ष्य होता है कि भाई इतना पोषण जो है किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए आयु और लिंग के अनुसार, मतलब कि अलग अलग आयु के व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार का पोषण स्तर इसमें बनाया गया है।
औसत सेवन, आरडीए समय के साथ औसत पोषक तत्वों के सेवन का लक्ष्य है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एवरेज बताता है कि भाई आपको एवरेज कितना पोषण लेना चाहिए। उसके बाद में अगर समूहों की बात करें तो भाई एक मान लीजिए कि कोई जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे मिड डे मील चलती है, तो वहाँ पे बच्चों को जो है अलग अलग प्रकार का जो भोजन दिया जाता है, ताकि वो एक समूह में जो बच्चे रहते हैं उनको कितनी मात्रा में जो है पोषक तत्व मिलना चाहिए, उस हिसाब से उनको भोजन दिया जाता है। तो ये तो हुई आरडीए की बात की। भाई आरडीए का मतलब ये होता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा आरडीए निर्धारित किया है। तो आरडीए का मतलब ये हो गया कि आपके अलग अलग एज के, आयु वर्ग के अलग अलग जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यंगस्टर हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार का पोषण स्तर तैयार किया गया है, और वो लेने से जो है उनकी बॉडी जो है वो स्वस्थ रहती है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि मील प्लानिंग, तो मील प्लानिंग क्या होती है कि भोजन योजना या मील प्लानिंग का अर्थ होता है पोषक तत्वों की आवश्यकताओं, व्यक्तिगत पसंद और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भविष्य के भोजन की पहले से योजना बनाना। तो कहने का मतलब ये है कि मील प्लानिंग, तो जैसे कि आपने एक प्लान तैयार कर लिया कि भाई मुझे जो है पूरे हफ्ते जो है एक हफ्ते का एक मील बना लिया कि हमको जो है सोमवार को ये खाना है, मंगलवार को ये खाना है, बुधवार को ये खाना है, गुरुवार को ये खाना है। तो इसे में एक मील प्लानिंग तैयार कर दी। तो मील प्लानिंग क्यों की जाती है? मील प्लानिंग इसलिए की जाती है, मील मतलब क्या है, होता है भोजन। तो जो भोजन की प्लानिंग क्यों की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि आप जो है अलग अलग प्रकार का भोजन डेली करें, जिससे अलग अलग प्रकार के आपको पोषण जो है वो प्राप्त हो सके। अब मील प्लानिंग जो है इसके अगर सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसके अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा तो यही है कि भोजन योजना या मील प्लानिंग भोजन की पहले से योजना बनाने की प्रक्रिया, जो मैंने आपको अभी बताया, जिसमें यह तय किया जाता है कि कब और क्या भोजन किया जाएगा, जिसमें व्यंजनों का चुनाव भी किया जाता है, आवश्यक सामग्री की सूची भी बनाते हैं कि भाई कौन कौन से सामग्री की जरूरत रहेगी, और आखिरी में भोजन बनाना शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये सुनिश्चित करना होता है कि भोजन पोषण की दृष्टि से पर्याप्त हो और व्यक्ति की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता हो। तो मतलब कि इतना भोजन की जो उसके बॉडी को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल सके, और कितना भोजन उसके लिए पर्याप्त होगा, उसकी जो है एक पूरी प्लानिंग की जाती है। अब ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो पहला प्रिंसिपल तो ये है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता, की भाई पहला तो ये है प्रिंसिपल कि उसकी बॉडी को जो है कितनी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है उसका ध्यान में रखा जाता है। फिर दूसरा प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है? ये संतुलित आहार पे वर्क करता है। तो मतलब कि एक पर्टिकुलर, जैसे स्वस्थ आहार के लिए विभिन्न खाद्य समूहों जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, प्रोटीन स्रोत को शामिल किया जाता है। तो ऐसा भोजन जो है उसको शामिल किया जाता है जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, सब चीजें उसमें प्राप्त हो जाए। फिर विविधता की बात करें, अगला जो प्रिंसिपल है वो विविधता, मतलब कि अलग अलग प्रकार की वेराइटीज की बात करें तो भोजन को रोचक बनाने के लिए, सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए अलग अलग रंग, स्वाद और बनावट वाले खाद्य पदार्थों को मिलाना चाहिए। फिर व्यक्तिगत पसंद और संस्कृति, तो मतलब कि व्यक्तिगत पसंद मतलब कि कुछ लोगों को कुछ फूड, कोई सा फूड पसंद नहीं आता है, या फिर वो उस एरिया में उसको वो मिल नहीं पाता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि भोजन जो है वो सामने वाला उसको स्वीकार कर सके और उसको खाने में उसको कोई ऐसी तकलीफ ना हो। फिर किफायती और समय बचाने वाला, तो मतलब कि भोजन ऐसा होना चाहिए कि वो सबके रीच में हो, मतलब कि रीच में हो मतलब कि सब उसको प्राप्त कर सके, इतना महंगा भी ना हो कि व्यक्ति उसको लेने में उसको जो है आर्थिक तौर पे परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सामग्री की उपलब्धता की बात की जाए तो सामग्री का ध्यान रखा जाता है कि कि मतलब कितनी वो सामग्री जो चाहिए भोजन के लिए वो उसको उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अस्वास्थ्यकर आदतों से बचाव, तो मतलब कि क्या होता है कि भोजन की पहले से योजना बनाने के काम के बाद थके होने पर अस्वास्थ्यकर भोजन चुनने से बचने में मदद मिलती है। तो मतलब कि क्या हुआ, अगर अपन पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि हमको ये वाला भोजन
इस पर्टिकुलर डे पे करना है, तो हम क्या है कि मान लीजिए कि हम कभी थके हुए हैं और आके सीधा हमने फास्ट फूड खा लिया, तो उनसे भी जो है हम बच सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से प्रिपेयर कर रखा होता है कि हमारी जो रोजाना की जो हमारी डेली रूटीन लाइफ है उसमें हम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हम जो ऑफिस से थके हुए आए तो हम क्या भोजन कर सकें जिसकी वजह से जो है हमारी जो बॉडी है वो स्वस्थ हो सके। और फिर धीरे धीरे बदलाव की बात करें तो बड़ी शुरुआत करने के बजाय भोजन की योजना धीरे धीरे बदलाव करें और एक समय में एक ही आदत को बदलें। तो मतलब कि आप जो भोजन जो है वो एकदम से तो नहीं बदल सकते, धीरे धीरे करके आपको वो रूटीन लाइफ में लाना पड़ेगा। तो आरडीए तो क्या हो गया, आरडीए का मतलब तो ये हो गया कि भाई वो एक रिकमेंडेड डाइट है कि भाई आईसीएमआर ने बता दिया कि ये भोजन जो है लेना चाहिए। फिर मील प्लानिंग मतलब कि क्या हुआ, आहार की योजना बनाना कि भाई हमको क्या भोजन जो करना है, एक हफ्ते भर का, एक महीने भर का भोजन की योजना बनाना। अब क्या हुआ कि फॉर्मेट की बात करें कि किस फॉर्मेट में वर्क करता है, कि फॉर्मेट ऑफ मेन्यू प्लान, प्रारूप आहार योजना का। तो आहार योजना का प्रारूप की अगर बात करें तो आहार योजना क्या होती है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। इसमें व्यक्ति या समूह की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं, पसंद, लागत और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भोजन की एक योजना बनाई जाती है, ताकि पोषक तत्वों की कमी या फिर अधिकता के जोखिम से बचा जा सकता है। उसके बाद में इसमें पहले पोषण संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यंजनों का चुनाव किया जाता है। तो मतलब कि क्या हुआ कि कैसे कैसे फॉर्मेट तैयार किया जाता है मेन्यू प्लान का। ये फॉर्मेट ऐसे तैयार किया जाता है कि अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का भोजन चाहिए होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा हेवी वेट वाली है और वो जो है अपने जो नॉर्मल वेट से काफी उसका वेट बढ़ा हुआ है, तो उसको नॉर्मल वेट पे लाने के लिए उसको उसी प्रकार की मील की प्लानिंग की जाती है। तो उसका जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है वो उस हिसाब से किया जाता है। और यदि कोई मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा कमजोर है और जो उसका जो वो अंडर वेट है, तो उसको उस तरीके का भोजन दिया जाता है ताकि उसके जो कुपोषण का जो शिकार है तो उसको सभी प्रकार का पोषण प्राप्त हो सके। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद में हम बात करें कि खाद्य समूह क्या होता है, फूड ग्रुप्स क्या होता है। तो खाद्य समूह के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि खाद्य समूह भोजन की श्रेणियों को, जो श्रेणियां हैं जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। मुख्य खाद्य समूह में फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन, डेयरी उत्पाद, वसा व तेल शामिल है और इन सभी समूहों से विभिन्न मात्रा में भोजन लेने से एक संतुलित और स्वस्थ आहार बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि खाद्य समूह, अब खाद्य समूह कैसे बना, खाद्य समूह ऐसे बना कि भाई हमको हमारी जो बॉडी है उसको सभी चीजों की आवश्यकता है। तो सभी चीजों में क्या क्या आ गया, अनाज आ गई, दालें आ गई, सब्जियां आ गई, ऑयल आ गया, उसके बाद में जो प्रोटीन है, डेयरी प्रोडक्ट है, ये सब चीजें उसमें अंतर्गत आ गई। इन समूहों के में मौजूद खाद्य पदार्थ शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन, खनिज, ऊर्जा और पोषक तत्व हमें प्रदान करते हैं। तो हम जब भोजन लेते हैं तो आप जानते हैं कि हम अलग अलग प्रकार का, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं, हम दाल भी खाते हैं, हम खाद्य पदार्थ भी खाते हैं, उसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क भी लेते हैं। तो इस तरीके से ये सभी तरीके के पोषक तत्व हमारी बॉडी को प्राप्त होते हैं। तो अगर बात की जाए अलग अलग खाद्य पदार्थों की, तो अगर फल और सब्जियों की बात करें तो फल और सब्जियों से हमको क्या प्राप्त होता है, फल और सब्जी से हमको विटामिन प्राप्त होते हैं, मिनरल्स प्राप्त होते हैं, उसके बाद में फाइबर जो है वो प्राप्त होते हैं और यह हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। तो कौन करता है, फल और सब्जियां। उसके बाद में बात करें अनाज, तो अनाज जो है वो उससे हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपके जो शरीर को शक्ति जो प्रदान होती है वो मेनली अनाज से होती है। उसके बाद में अनाज में और क्या पाया जाता है, साबुत अनाज जो रहता है तो उसमें हमको फाइबर और खनिज और विटामिन की मात्रा भी देखने को मिलती है। अगली चीज आती है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, प्रोटीन अंडे से मिलता है, प्रोटीन दूध से मिलता है। उसके बाद में आपको प्रोटीन मांस, मछली, अंडे, फलियां या मेवे जैसे खाद्य पदार्थों से भी आपको मिलता है। फिर डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो डेयरी
प्रोडक्ट्स में आपको जो दूध है, दही है, पनीर है, ये सब चीजें जो है इनसे आपको क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, इनमें प्रोटीन होता है। मतलब कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि आपकी हड्डियों को, दांतों को मजबूत करने में भी मदद करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम ऑयल की या फैट्स की। तो स्वस्थ वसा ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को कुछ विटामिन को अवशोषित करने में भी मदद करता है। स्वस्थ वसा के स्रोत जो रहते हैं वो वनस्पति तेल शामिल होते हैं, जैसे कि जबकि मक्खन और चर्बी में संतृप्त वसा अधिक होती है। तो ये सब चीजों का मतलब ये है कि फैट्स आपको काय से प्राप्त होता है। तो ये सब जो ऑयल वगैरह है इनसे हमको प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो संतुलित आहार के अगर महत्व की बात करें, खाद्य समूहों की बात कर रहे थे हम अभी, तो खाद्य समूहों का मतलब क्या हुआ कि ऐसा समूह जिसमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें और डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब मिलकर के एक खाद्य समूह बनाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है फूड गाइड पिरामिड, खाद्य गाइड पिरामिड। अब फूड गाइड पिरामिड का मतलब क्या हुआ? फूड गाइड पिरामिड का मतलब क्या होता है कि आपने पिरामिड तो देखा है, कैसा होता है पिरामिड? इस तरीके का होता है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला हिस्सा इसका छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ऐसा। तो फूड गाइड पिरामिड का मतलब क्या होता है? एक चित्रमय मार्गदर्शन है जो विभिन्न खाद्य समूहों को उनकी मात्रा के अनुसार दर्शाता है, जिससे एक संतुलित और स्वस्थ आहार प्राप्त किया जा सके। पिरामिड में सबसे नीचे सबसे अधिक और सबसे ऊपर कम मात्रा वाले खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे कम मात्रा में जो लेना चाहिए वो है, और यहाँ जो है सबसे ज्यादा मात्रा में लिया जाने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो यहाँ पे रखा जाता है। तो सबसे फूड गाइड पिरामिड की अगर बात करें तो सबसे नीचे यहाँ ये वाला जो एरिया रहता है, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है आपका अनाज या ग्रेन्स। तो आपके जो रोटी है, आपके जो चावल है, या अन्य अनाज वाले जो खाद्य पदार्थ है वो सबसे अधिक मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती। तो मतलब ये वाला अपन जो राइस है, व्हीट है, ये यहाँ पे सबसे जो बड़ा वाला क्षेत्र है इसमें रखा जाता है। उसके बाद में अगला स्तर रहता है सब्जी और फलों का। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला स्तर है, यहाँ पे अपन को क्या रखते हैं? वेजिटेबल और फ्रूट्स को। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स को रखा जाता है। तो इस स्तर में विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां रहती है और अलग अलग प्रकार के जो फल रहते हैं उनको रखा जाता है, जिनसे क्या मिलता है? विटामिन मिलता है, खनिज मिलता है, मिनरल्स मिलता है और फाइबर मिलता है। तो इसलिए सबसे नीचे तो अपन ने रख लिया अनाज, उसके बाद में सब्जियों को रख लिया। उसके बाद में जो अगला जो मध्य स्तर है, ये वाला सेंटर वाला रहता है, इसमें क्या रखा जाता है? इसमें रखा जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स को। दूध और डेयरी उत्पाद और मीट है और फिश है और अंडे हैं, इन सबको यहाँ पे रखा जाता है तीसरे नंबर पे। मतलब कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में अनाज लेना है, फिर उससे कम मात्रा में वेजिटेबल फ्रूट लेना है, तीसरी मात्रा उससे कम मात्रा में अपने को क्या लेना है? डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना है। जिससे जैसे कि आपका जो दूध है और उसके बाद में दूध से बने हुए उत्पाद हैं, उसके बाद आपके जो मीट और फिश है वो इस और अंडे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में फिर जो सबसे छोटा वाला जो स्तर रहता है, तो ये जो सबसे छोटा वाला स्तर है, यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे रखना है आपको फैट्स और ऑयल और शुगर। तो सबसे कम मात्रा में आपको लेना चाहिए फैट, ऑयल और शुगर को। तो ये क्या होता है? पिरामिड का सबसे ऊपरी जो हिस्सा रहता है वो पतला होता है और इसमें वसा, तेल और चीनी वाले खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। इन्हें बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ये खाली कैलोरी देते हैं और स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डालते हैं। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो
फूड गाइड पिरामिड या खाद्य गाइड पिरामिड का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे पिरामिड की स्ट्रक्चर होती है कि नीचे से चौड़ा रहता है, ऊपर सकड़ा रहता है, तो जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो ये दर्शाता है कि आपको कौन सी चीज को सबसे ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, और सबसे छोटा वाला जो हिस्सा रहता है वो दर्शाता है कि कौन सी चीज को आपको सबसे कम मात्रा में लेनी चाहिए। और उसके बाद में फिर जो है आपको चीनी, नमक, वसा युक्त खाद्य पदार्थ को बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको फल, सब्जी और साबुत जो अनाज रहता है वो आपको लेना चाहिए। उसके बाद में अगली चीज पे आते हैं हम। अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस अकॉर्डिंग टू बीएमआई। तो बीएमआई को फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, पोषण स्थिति का आकलन बीएमआई के अनुसार। तो बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग करके पोषण की स्थिति का आकलन, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है, जिसे ऊंचाई और वजन का उपयोग करके किया जाता है। तो बीएमआई श्रेणियों से कुपोषण या कम वजन, सामान्य वजन, अधिक वजन या मोटापे का संकेत मिलता है, जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति का आकलन किया जाता है। तो मतलब कि क्या हुआ कि जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, तो मतलब इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो रहती है उसको, वो बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं? बॉडी मास इंडेक्स ऐसे निकालते हैं कि बॉडी की लंबाई कितनी है, ठीक है, लंबाई के अकॉर्डिंग जो है वो, और मेल और फीमेल को डिस्क्राइब किया जाता है कि भाई मेल है और एक फीमेल है और उनकी कितनी लंबाई है, तो उनकी लंबाई के अनुसार उनका कितना वेट है, तो उसके हिसाब से वो क्या एक चार्ट तैयार करते हैं, जिससे कि ये निर्धारित किया जाता है कि इतनी लंबाई वाला जो पुरुष है उसका जो नॉर्मल जो वेट है वो इतना होना चाहिए, ना तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो वो ओवरवेटेड है, और कम होगा तो वो माल न्यूट्रिशन वाला व्यक्ति होगा, मतलब कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो अब ये कैसे निकाला जाता है? तो क्या है कि हम एक डायग्राम से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं बीएमआई को, कि क्या होता है आखिर। तो इसको हम मान लीजिए कि एक अपन ने ऐसा चार्ट तैयार करा। अब ये चार्ट तैयार करा, अब इसमें हमने इधर की साइड तो किलोस में लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने 50 किलो, यहाँ लिख दिया 60 किलो, यहाँ लिख दिया 70 किलो, यहाँ लिख दिया 80 किलो, यहाँ लिख दिया 90 किलो, ठीक है। और इधर हमने जैसे हाइट लिख दी कि इधर मतलब 4.6, 5, फिर 5.6, फिर 6, फिर 6.6, ऐसे करके हमने हाइट लिख दी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अपन ने ले लिया नीचे हाइट ले लिया। अब हाइट इन ये तो इसको हटा देते हैं, यहाँ ले लेते हैं अपन, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर फीट में हाइट नापी जाती है। तो ये हाइट है, जैसे कि मान लीजिए 4.5 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है, 6 फीट है, 6.5 फीट है। तो इस तरीके से अपन ने हाइट को ले लिया, और यहाँ पे अपन ने ये बना दिया एक चार्ट जो हमारा था, ये बना रखा है। अब यहाँ से बीएमआई कैसे कैलकुलेट करा है कि इनने इस एरिया को रख दिया अंडर वेट, इस एरिया को रख दिया हेल्थी वेट, इस एरिया को रख दिया उनने, इस एरिया को रख दिया उनने ओवरवेट, फिर यहाँ पे रख दिया ओबेस, और ये रख दिया एक्सट्रीम। तो अब इसमें अपने को जैसे कि मान लीजिए कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा बेटर नजर आएगा। ये डायग्राम आप देख भी सकते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर व्यक्ति की हाइट अगर व्यक्ति का जो हाइट है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे कि 5 फीट की हाइट है, 5 फीट की हाइट है, और
उसका 5 फीट की हाइट है तो उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए लगभग, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ये तो उसका जो वेट है वो लगभग 50 किलो होना चाहिए। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति की हाइट है 6 फीट, अगर 6 फीट हाइट है तो उसका वेट, नॉर्मल जो वेट है, हेल्थी वेट, वो कितना होना चाहिए 6 फीट की हाइट में, यहाँ हेल्थी वेट में अपन आते हैं, उसका होना चाहिए लगभग 80 किलो के समथिंग, 80 से 85 किलो के समथिंग होना चाहिए। उससे ज्यादा रहेगा तो वो ओवरवेट हो जाएगा। तो ये वाला आपको जो डायग्राम है ये नेट पे मिल सकता है, तो उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए जो थर्ड यूनिट बची है वो भी मैं आपको लेके आऊंगा। तो बॉडी मास इंडेक्स के लिए तो आपको ये समझ में आ गया है कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। एक पर्टिकुलर जो है वेट की बात होती है कि भाई एक निश्चित हाइट वाला व्यक्ति जो है उसको कितना वेट जो है होना चाहिए उसका, तो इसके बारे में उसमें बताया गया है। तो इसी तरीके से मैं आपको तीसरी जो आपकी आखिरी यूनिट बची है वो भी मैं लेके आऊंगा, और आने वाले वीडियोस में और भी मैं अलग अलग टॉपिक्स को लेने वाला हूं और उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हालांकि जैसे कि वोकेशनल सब्जेक्ट है आपका, तो वोकेशनल सब्जेक्ट का सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, और मैं एक एक टॉपिक को लेकर के मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि ये आपका उतने मार्क्स का होता नहीं है ये वाला पेपर, तो इसमें एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये एक एक लेक्चर में ही क्लास को कंप्लीट करने का प्रयास किया है, ताकि आप शॉर्ट में इस चीज को समझ सकें। तो इसी तरीके से मैं थर्ड यूनिट भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और जो जो मेन सब्जेक्ट्स आपके हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जो भी हैं, तो उनके अपन एक एक टॉपिक का पूरा लेक्चर तैयार करेंगे, तो उसको फिर हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें कोई इश्यू अपने को नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।